श्री शास्त्री स्वामी धर्मप्रसाद दास जी BA B.Ed कॉलेज में आप सभी छात्रों और छात्राएं का हार्दिक स्वागत है। छात्रों और छात्राएं, कल हमने TY BA सेमेस्टर 5 में हिंदी मेला आंचल उपन्यास में संक्षिप्त कथानक भाग 2 के बारे में लास्ट में अभ्यास किया था। आज हम मेला आंचल उपन्यास का संक्षिप्त कथानक भाग 3 के बारे में अभ्यास करेंगे। ध्यान से सुनें। डॉक्टर प्रशांत एक डॉक्टर के रूप में शहर की ज़िंदगी, अपनी दोस्त ममता का संग साथ तथा बड़ी बड़ी रिसर्चों की उपलब्धि के आकर्षण को छोड़कर मेरीगंज में मलेरिया डॉक्टर के शुद्ध सेवा भाव से आता है। यहाँ आकर वह इस ज़मीन का परिचय प्राप्त करना चाहता है। जीवन के दोनों पक्षों से वह परिचित होता है। वह देखता है कि यहाँ के इंसान भयातुर है, अतः वह बीमार व निराश लोगों की आँखों की भाषा समझने का प्रयत्न करता है। यहाँ के लोग सुबह को बासी भात खाकर पाट धोने के लिए गंदे गड्ढों में घुसते हैं और करीब 7 घंटे तक पानी में रहते हैं। गंदे गड्ढों को देखने से ऐसा लगता है कि पानी के आधे इंच धरातल की जांच करने पर 1 लाख से ज़्यादा मच्छर के अंडे जरूर पाए जाएंगे। वह यहाँ की गरीबी और बेबसी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचता है कि आखिर वह संतोष कितना महान है जिसके सहारे यह वर्ग जी रहा है। कफ से जकड़े हुए दोनों फेंकड़े, ओढ़ने को वस्त्र नहीं, सोने को चटाई नहीं, पुआल भी नहीं, भीगी हुई धरती पर लेटा न्यूमोनिया का रोगी मरता नहीं है, जी जाता है। कैसे? तो यहाँ रेणु जी ने बढ़िया रूप से बताया है कि जब डॉक्टर प्रशांत एक डॉक्टर के रूप में शहर की ज़िंदगी में आता है, तब अपने दोस्त ममता का संग साथ या बड़ी बड़ी रिसर्चों की उपलब्धि पाकर आकर्षण को छोड़कर मेरीगंज गांव में वो मलेरिया डॉक्टर के शुद्ध सेवा भाव से आता है। तो वहाँ देखता है कि ज़मीन का परिचय भी प्राप्त करता है और जीवन के दोनों पक्ष से वह परिचित होता है कि यहाँ किस तरह परिस्थिति है, इंसान कैसे भयातुर है। अतः वह बीमार व निराश लोगों की आँखों की भाषा भी समझने का प्रयत्न करता है। डॉक्टर प्रशांत कि यहाँ के लोग सुबह को बासी भात खाते हैं और पाट धोने के लिए गंदे गड्ढों में घुसते हैं पानी के लिए और करीब 7 घंटे तक पानी में रहते हैं। और गंदे गड्ढों को देखने से ऐसा लगता है कि पानी के आधे इंच धरातल की जांच करने पर 1 लाख से ज़्यादा मच्छर के अंडे जरूर पाए जाएंगे। वहाँ कैसे कैसे लोग इसमें काम करते हैं। वहाँ यह कि गरीबी और बेबसी को देखकर वो डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचता है कि आखिर वह संतोष कितना महान है कि ये गरीब लोग में संतोष देखने को वो मिलते हैं जिसके सहारे यह वर्ग जी रहा है। कब से जकड़े हुए दोनों फेंकड़े और ओढ़ने को वस्त्र भी नहीं है, सोने के लिए चटाई भी नहीं है और पुआल भी नहीं है। कितनी तरह से न्यूमोनिया का रोगी इसमें मरता भी नहीं है, जी जाता है। ये कैसे जी जाता है? तो और इन उपेक्षित इंसानों की अतिशय दयनीयता से घबराकर वह सोचने लगता है कि भूख और बेबसी से चटपटा कर मरने से अच्छा है मलेरिया से बेहोश होकर मर जाना। तिल तिल कर घुल कर मरने के लिए उन्होंने झिलाना बहुत बड़ी क्रूरता होगी। सुनते हैं महात्मा गांधी ने कष्ट से तड़पते हुए बछड़े को गोली से मारने की सलाह दी थी। वह नए संसार के लिए इंसान को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहता था। यहाँ इंसान है कहाँ? अभी पहला काम है जानवर को इंसान बनाना। और डॉक्टर प्रशांत इन जानवर बने इंसानों की इस दयनीयता के कारणों पर भी विचार करता है। अतः कभी कभी उसका मन
करता है कि वह कालीचरण की भाषा में कहे कि ये पूंजीपति और जमींदार खटमलों और मच्छरों की तरह शोषक है। दूसरी तरफ वह इस कथा परिवेश के सुंदर पक्ष को भी नज़रअंदाज नहीं कर पाता। उसने देखा कि गरीबी, गंदगी और जहालत से भरी हुई दुनिया में भी सुंदरता जन्म लेती है। साथ ही वह यहाँ के इंसानों की प्रकृति को भी जांच लेता है। ठीक है, ये दयनीय, विवश, जाहिल और शोषित है। ठीक है कि इनके चेहरे पर भी सौंदर्य का तेज है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी प्रशांत को इनमें कुछ और भी दिखलाई पड़ता है। उसे लगता है कि पशु से भी सीधे है ये इंसान, पशु से भी ज़्यादा खुखार है ये पेट। यही इनकी बड़ी कमजोरी है। मौजूदा सामाजिक न्याय विधान ने इन्हें अपने सैकड़ों बाजुओं में जकड़कर ऐसा आचार बना दिया है कि ये चू तक नहीं कर सकते, फिर भी ये जीना चाहते हैं। तो यहाँ रेणु जी ने कितने बेबस लोगों की बात की है, इंसानों की बात की है, कितनी दयनीयता स्थिति है। और घबरा कर वह सोचने भी लगता है कि वह भूख और बेबसी से चटपटा कर मरने से अच्छा मलेरिया से बेहोश होकर मर जाना। तो यहाँ तो वे भी सुनते हैं। और महात्मा गांधी ने भी बताया था कि एक बार कष्ट से तड़पते बछड़े को गोली से मारने की सलाह दी थी, क्योंकि वो तड़पता था और ये तड़पते लोगों और तड़पते बछड़े को देख नहीं पाते। इसी तरह यहाँ मानव भी, यहाँ संसार में इंसान भी ऐसे तड़पते देखने को मिलते हैं। इंसान को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहता था, तो यहाँ इंसान है कहाँ। अभी पहला काम है जानवरों को इंसान बनाना। और डॉक्टर प्रशांत इन जानवर बने इंसानों की इस दयनीयता के कारणों पर भी विचार करता है कि कैसे उसमें सुधार लाया जाए। अतः कभी कभी उसका मन भी करता है कि कालीचरण की भाषा में वो कह सके कि पूंजीपति और जमींदारों, खटमलों और मच्छरों की तरह वो शोषक है। दूसरी तरफ वह इस कथा परिवेश के सुंदर पक्ष को भी नज़रअंदाज नहीं कर पाता। तो यहाँ कैसे गरीबी, गंदगी और जहालत से भरी हुई दुनिया में भी सुंदरता जन्म लेती है। साथ ही वहाँ यहाँ की इंसानों के प्रकृति को भी जांच लेता है। तो यहाँ ऐसे भी सौंदर्य का तेज है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी प्रशांत ने वो भी बताया है और दिखलाई पड़ता है कि उसे लगता है कि पशु से भी सीधे है ये इंसान, पशु से भी ज़्यादा खुखार है ये पेट, यानी कि मानव का पेट, क्योंकि वो भूख सहन नहीं कर पाता। यही इनकी बड़ी कमजोरी है। मौजूदा सामाजिक न्याय विधान ने इन्हें अपने सैकड़ों बाजुओं से में जकड़कर ऐसा आचार बना दिया है कि ये चू तक नहीं कर सकते, फिर भी ये लोग जीना चाहता है। तो बस इसी कथा परिवेश के बीच डॉक्टर प्रशांत का सेवा भाव मुखर होता है। यही जातिवाद के टंटे खड़े होते हैं। ज्योतिषियों के अंधविश्वास और आडंबर को यही अभिव्यक्ति मिलती है। यही राजनीतिक कार्यकर्ताओं का पाखंड और उनकी अनैतिकता प्रकट होती है। और यही गरीब व आफत के मारे मजदूर संथालों का शोषण होता है। इतना ही नहीं, वरन इनकी औरतों से बूढ़ी, जवान या बच्ची ही क्यों न हो, बेरहमी से बलात्कार किया जाता है। यही धर्म सेवा के नाम पर अधिकार भावना, लिप्सा और वासना के दर्शन होते हैं। और यही इसी परिवेश के बीच अनैतिक स्त्री पुरुष संबंधों की संडाध भी फैली रहती है। अतः प्रस्तुत उपन्यास में ये भी विषय आपस में इतने घुल मिल कर गए हैं कि उनको एक दूसरे से पृथक देखने की कोशिश में सब गड़बड़ा जाता है। तो लेकिन कृति की सफलता इसी बात में है कि ये सभी संदर्भ समन्वित रूप से अंचल विशेष के स्वरूप को हमारे सामने स्पष्ट कर देते हैं। तो यहाँ रेणु जी ने यह डॉक्टर प्रशांत के जरिए प्रशांत की जो सेवा भाव मुखर आती है और यहाँ जातिवाद के
टंटे खड़े हो जाते हैं। ज्योतिषों के अंधविश्वास और आडंबरों को यह अभिव्यक्ति मिलती है कि यहाँ राजनीतिक कार्यकर्ताओं का पाखंड और उनकी अनैतिक प्रकट भी देखने को मिलती है। यहाँ गरीब व आफत के मारे मजदूर संथालों का शोषण होता है। इतना ही नहीं, वरन की औरतों जैसे बूढ़ी हो, जवान स्त्री हो, बच्ची हो, क्यों न हो, बेरहमी से इसका बलात्कार भी किया जाता है। तो यहाँ रेणु जी ने यह बताया है कि यहाँ धर्म सेवा के नाम पर अधिकार भावना, लिप्सा और वासना के दर्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ इस उपन्यास में परिवेश के बीच अनैतिक स्त्री पुरुष संबंधों की संदाध भी फैली रहती है। अतः प्रस्तुत उपन्यास में यह सभी विषय आपस में इतने घुल मिल गए हैं कि उनको एक दूसरे से पृथक देखने की कोशिश में सब गड़बड़ा जाता है। यानी लेकिन कृति के सफलता इस बात में है कि यह सभी संदर्भ समन्वित रूप से अंचल विशेष के स्वरूप को हमारे सामने स्पष्ट कर देते हैं। एक और तथ्य हमें बस अपनी ओर आकर्षित करता है जब हम मेला आंचल के कथानक पर गौर करते हैं, और वह है गांव के स्त्री पुरुषों के बीच अनैतिक रूप से स्थापित सेक्स संबंध। इस अनैतिकता के लिए किसी एक को दोषी ठहराना ज्यादती होगी, चूँकि गांव भर का यही हाल है। मठ की दासिनी लक्ष्मी से लेकर तहसीलदार साहब की बेटी कमली तक कोई भी सेक्स संबंध से बच नहीं पाया है। इन संबंधों में सेक्स भाव की अपेक्षा से सेक्स का रुग्ण भाव ही अधिक परिलक्षित होता है। मठ का महंत सेवादास अंधा है, लेकिन वह दासी लक्ष्मी के प्रति पूरी तरह आसक्त है। इसी लक्ष्मी को लेकर वसुमतिया मठ के महंत के साथ उसके लड़ाई झगड़े और मुकदमे तक होते हैं। लक्ष्मी को कानूनी रूप से पाकर वह वकील को यह आश्वासन देता है कि वह उसे अपनी बेटी बनाकर रखेगा, लेकिन मठ में लाते ही उसे अपनी दासी बना लेता है। मुजफ्फरपुर जिले का मूर्ति लहरसिंह दास की भी लक्ष्मी पर बुरी नज़र पड़ती है। नागा बाबा भी लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन लक्ष्मी इन सबसे अलग अपने मन को कांग्रेसी बगुला भगत बालदेव के साथ अटका हुआ अनुभव करती है और अंत में मठ छोड़कर उसी की स्त्री बनकर रहती है। तो यहाँ रेणु जी ने मेला आंचल उपन्यास में यह शीर्षक उचित ही दिया है, क्योंकि यहाँ मेला आंचल में कथा में गौर करते हैं तो वहाँ स्त्री पुरुष के बीच जो अनैतिक रूप से जो संबंध देखने को मिलता है, सेक्स संबंध, तो इसके जरिए ये मेला आंचल उपन्यास का शीर्षक ठीक ही है। अनैतिकता के लिए किसी एक को दोषी ठहराना ज्यादती होगी, क्योंकि गांव में सभी लोग अथवा सभी की हालत मठ की दासिनी लक्ष्मी से लेकर तहसीलदार साहब की बेटी कमली तक कोई भी सेक्स संबंध से बच नहीं पाया। सभी एक दूसरे के साथ सेक्स संबंध मानते हैं। इन संबंधों में सेक्स भाव की अपेक्षा सेक्स का रुग्ण भाव ही अधिक परिलक्षित है। मठ का महंत सेवादास अंधा है, लेकिन वह दासी लक्ष्मी के प्रति पूरी तरह आसक्त है। लक्ष्मी को लेकर वसुमतिया मठ के महंत के साथ उसके लड़ाई झगड़े और मुकदमे तक होते हैं। लक्ष्मी को कानूनी रूप से पाकर वह वकील को यह आश्वासन देता है कि वह उसे अपनी बेटी बनाकर रखेगा, लेकिन बेटी नहीं बनाया। उसकी लालच, लेकिन मठ में लाते ही उसकी लालच ऐसी थी, बुरी लालच, कि अपनी दासी बना लेता है। और मुजफ्फरपुर जिले का मूर्ति लहरसिंह दास भी लक्ष्मी पर बुरी नज़र डालता है। नागा बाबा भी लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहता है। कई लोग ऐसे हैं कि उसकी दृष्टि खराब है, लेकिन लक्ष्मी इन सब से अलग अपने मन को दूसरे पुरुष के यानी कि कांग्रेसी बगुला भगत बालदेव के साथ अटला हुआ अनुभव भी करती है, और अंत में तो मठ छोड़कर उसी की स्त्री भी बन जाती है। तो इसी तरह रेणु जी ने कई मेला आंचल उपन्यास में पात्र दिखाई दिया है। हाँ, तो छात्र और छात्राएं, आज हमने मेला आंचल उपन्यास का संक्षिप्त कथानक भाग 3 के बारे में अभ्यास वहीं तक रखते हैं। कल हम भाग 4 के बारे में अभ्यास करेंगे। अस्तु।